गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। निर्मल टीटी कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेज में मैं अंजू भारद्वाज आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। बच्चों, जैसे कि हमने पहले पढ़ा था अनुशासन और उसके अंतर अनुशासन के अंतर्गत अनुसंधान के बारे में। अंतर अनुशासन क्या होता है? दो विधियों के द्वारा किसी नई दिशा को जानना या नया ज्ञान प्राप्त करना अंतर अनुशासन के अंतर्गत। उसमें आमने सामान्य उद्देश्य, उसकी परिभाषा, उसके बाद उसमें क्या बताया था, दृष्टांत, नमूना, बहुत सारे वेरिएबल्स भी बताए थे आपको। प्रश्नों का उत्तर देने में सहायता है, समस्या समाधान में प्रकरण से परिचित कराता, बहुत सारी चीज़ें आपको बताई। अब केलन एंड न्यूवेल के बाद दूसरी परिभाषा हम आपको बताते हैं। एनसीएफ 2005 के अंतर्गत जो अनुसंधान की जो परिभाषा है वह है अंतर अनुसंधान का वह माध्यम या तरीका है। परिभाषा है एनसीएफ 2005 के अंतर्गत अंतर अनुशासन या अनुसंधान वह तरीका है अंतर अनुसंधान वह तरीका है जिसके द्वारा ऐसी समस्याओं का समाधान किया जाता है जिसके द्वारा ऐसी समस्याओं का समाधान किया जाता है जो ऐसी समस्याओं का समाधान किया जाता है जिसके द्वारा किसी एक अनुशासन या अनुसंधान अभ्यास के क्षेत्र के बाहर क्षेत्र के बाहर अनुशासन या अनुसंधान अभ्यास के क्षेत्र के बाहर या परे होता है। अनुसंधान में अनुसंधान के द्वारा सूचनाओं का एकीकरण, अनुसंधानकर्ता जो अनुसंधान कर रहा होता है, अनुसंधानकर्ता के द्वारा सूचनाओं का एकीकरण, विश्लेषण, एवं प्रदत्त आंकड़ों विधि, उपकरण, परिप्रेक्ष्य विधि, उपकरण, परिप्रेक्ष्य, संप्रत्य व सिद्धांतों जो वह अधिक अंतर अनुशासन से संबंधित हो, जो वह अंतर अनुसंधान से अंतर
अनुशासन से संबंधित हो, संबंधित हो। कौन कहता है? NCF 2005, जिसके द्वारा आसानी से समस्या के मूल को समझकर विशिष्ट तरीके से समस्या का समाधान निकालने का प्रयास किया जाता है। आसानी से समस्या के मूल को समझकर समस्या को आसानी से समाप्त किया जाता है। इसमें अपन दूसरा उदाहरण भी देते हैं, जैसे बच्चा आता है कहाँ से? लेट बालक, अधिकांश बालक लेट आता है स्कूल में। स्कूल में बालक लेट आएगा, स्कूल में बालक लेट आएगा तो क्या अध्यापक का ये कर्तव्य है कि उसके कारण को वो जाने, किस कारण से बालक रोज लेट आ रहा है, उस कारण को बालक जाने। कौन जाने? अध्यापक। अध्यापक का ये कर्तव्य बनेगा, आज ये बालक रोज सिंसियर होता है और रोज रेगुलरिटी हर चीज कार्य क्षेत्र में वो आगे रहता है, तो अध्यापक का कर्तव्य बनता है कि वह किस कारण से पीछे रह गया है, उसकी समस्या को हम रिसर्च के माध्यम से भी सॉल्व कर सकते हैं। क्या कारण है? इसकी आर्थिक तंगी है, या घर में कोई प्रॉब्लम है, या हो सकता है स्कूल के बालक इसको तंग करते हो, या हो सकता है जिस रास्ते से ये आता है, आजकल आप देख रहे होंगे रास्ते में बहुत अराजक तत्व के जो बालक होते हैं वो बालकों को बहुत परेशान करते हैं, वो बालिका को भी बहुत परेशान करते हैं। रोज आपने टीवी चैनलों पर भी देखते हो, बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम आते हैं जिसके माध्यम से हमें सावधान रहने के लिए, सचेत रहने के लिए आग्रह किया जाता है। तो उन सब का रीजन, उन सब के समस्या के समाधान करने के लिए हम रिसर्च का अर्थात अनुसंधान का प्रयोग आसानी से कर सकते हैं कि हमें ये किस प्रकार से इस समस्या का निवारण किया जाना। वो बालक रोज लेट आता है तो टीचर का कर्तव्य है, जो टीचर का भी नहीं तो प्रधानाध्यापक का कर्तव्य है कि वो उस बालक की तह तक पहुँचे, ये बालक रोज किस कारण से लेट आ रहा है। तो आसानी से अंतर अनुशासन को हम आसानी से अपने विद्यालय में कर सकते हैं। अब NCF 2005 की जो ये परिभाषा है उसके आप देखें, अंतर अनुशासन वह प्रक्रिया है या वह तरीका है। अंतर अनुशासन, वो अंतर अनुशासन इसलिए लिखा, टॉपिक वही चल रहा है, कौन? अंतर अनुशासन। अंतर अनुशासन वह तरीका है जिसके द्वारा ऐसी समस्याओं का समाधान किया जाता है। कैसी? जो अनुशासन या अनुसंधान अभ्यास के क्षेत्र के बाहर की हो, अनुसंधान या अनुशासन के अभ्यास के क्षेत्र के बाहर हो। जैसे हमारे मालवाहक गाड़ी जो जाती हैं, हम रोजाना की जो हमारे व्हीकल जाते हैं उसके बीच में होके जाते हैं, रोज एक्सीडेंट होते हैं, तो हमें इन पर भी एनालिसिस कर सकते हैं, इन पर भी हम अभ्यास, ये हमारे अभ्यास के क्षेत्र में नहीं है पर इनके ऊपर हम रिसर्च कर सकते हैं। क्या इन गाड़ियों के लिए अलग से रूट नहीं लगा सकते, हम अलग से रूट नहीं बनवा सकते? उन सब का, अगर ये शॉर्ट रास्ते से जाएंगी, अगर रोज़ इस तरह से जाएंगी, कितनी रोज़ आत्महत्या होंगी, कितनी रोज़ एक्सीडेंट हो गए और लोगों का कितना आहत होगा। इसके ये हमारे अभ्यास के क्षेत्र से बाहर है ना, तो अनुशासन और अनुसंधान अभ्यास के क्षेत्र के बाहर अनुसंधानकर्ता, जो अनुसंधान करता है अर्थात जो सूचना अनुसंधान जो टीम है जो रिसर्च के लिए गई है, आप देखते होंगे वो सीरियल आता है क्राइम पेट्रोल या कौन सा CID वगैरह, उसमें वो रिसर्च करते हैं ना, सब हत्या हो गई किस प्रकार से हो गई उसकी तह तक जाते हैं, या मोबाइल फ़ोन होता है मोबाइल के ज़रिए देखते हैं, फिर वहाँ जाते हैं, फिर कहाँ से ख़रीदा, कहाँ किसने क्या किया, तो पूरा वो अनुसंधान ही तो है, वो रिसर्च ही तो है एक तरह से। उसकी तह तक पहुँचना आसानी से, सरलता तो नहीं है, कठिनता भी है इसमें, बहुत कठिनाई भी होती है, समय की भी होती है, धन की भी होती है, बहुत तरह से परेशान। पर सूचनाओं का एकीकरण, विश्लेषण, प्रदत्त आंकड़ों मिलते, जैसे जैसे एक एक आंकड़े मिलते जाते हैं उनका एकीकरण करते जाते हैं, फिर उनका विश्लेषण करते हैं। इससे ये छुरा कहाँ से खरीदा, वहाँ से खरीदा, तो वहाँ से उसको पकड़ के लेके आए, बताए किसने लिया, उसने लिया, उसको पकड़ के लेके आए, बता तूने मर्डर किया तो क्यों किया, उसका सारा विश्लेषण होगा ना, आंकड़े एकत्रित करके उसका सारा विश्लेषण कर दिया किसने,
अनुसंधानकर्ता ने, जो अनुसंधान करता है, रिसर्च करना है, रिसर्च स्कॉलर है, वो सारा जो प्रदत्त जो आंकड़े हैं उनका विश्लेषण कर रहा है, एकीकरण करके फिर सूचनाओं का विधि, उपकरण, परिप्रेक्ष्य और संप्रत, बहुत सारी विधियाँ टेक्निक लगाता है। बहुत से तो ऐसे हो जाते हैं कि हमें कुछ कारण को जानने के लिए या कोई किसी तथ्य को जानने के लिए अपने आप को भी परिवर्तित करना पड़ता है, अपने आप को भी परिवर्तित करना पड़ता है बहुत सारे टेक्निक के माध्यम से। उपकरण भी चाहिए इसमें, इस परिप्रेक्ष्य संप्रत को, सिद्धांतों को, वह इसके जो सिद्धांत है अंतर अनुशासन से संबंधित होते हैं। किसके? अनुसंधान के। अंतर अनुशासन के अंतर्गत अनुसंधान की जो प्रक्रिया है समस्या के समाधान करने के लिए है और वह है सरल तरीके से अपन आसानी से कर सकते हैं। कौन कहता है? एनसीएफ 2005। वह तरीका है जिसके द्वारा ऐसी समस्याओं का समाधान किया जाता है जो अनुशासन या अनुसंधान अभ्यास के क्षेत्र से परे या बाहर। अनुसंधानकर्ता सूचना का एकत्रीकरण, विश्लेषण, प्रदत्त आंकड़े, विधि, उपकरण, परिप्रेक्ष्य, संप्रत और सिद्धांतों को भी अंतर अनुसंधान के द्वारा संबंधित किया जाता है जिससे उसका विकास हो सके। इसके बाद हम अंतर शास्त्रीय अनुशासन उपागम के साथ, अनुशासन उपागम के साथ शिक्षा का निम्न रूप से क्या उपयोग है। अंतर जो अनुशासन है उसका शिक्षा में क्या उपयोग है उसके बारे में आपको बताएंगे। अंतर अनुशासन का शिक्षा में उपयोग, इसमें पहला है शिक्षा, अंतर अनुशासन का शिक्षा में उपयोग। पहला है इसमें, पहला है विद्यार्थी अधिगम में वृद्धि करता है। विद्यार्थी अधिगम में वृद्धि करता है। पहला जो इसका पॉइंट है वो है विद्यार्थी अधिगम में वृद्धि करता है। विद्यार्थी को व्यस्त रखना, व उसकी मदद करना, ज्ञान विकास, अंतर्दृष्टि, समस्या समाधान, आत्मविश्वास, क्षमता, अधिगम, इसमें इच्छा शक्ति को भी बढ़ाना, स्व विकास, ज्ञान में वृद्धि करना, ज्ञान में वृद्धि करना, इच्छा शक्ति को जागृत करना, इच्छा शक्ति को जागृत करना, ज्ञान में वृद्धि, स्व विकास, इच्छा शक्ति को जागृत करना। अंतर अनुशासन उपागम व शैक्षिक प्रशिक्षण का कक्षा में उद्देश्य होता है। इसमें स्वयं का विकास, कोई भी समस्या आप बालक को दे दीजिए, विद्यार्थियों के अधिगम में वृद्धि, कोई भी समस्या आप बालक को दे दीजिए, उस समस्या का आप निराकरण मत कीजिए। जैसे आपने साइंस में रिसर्च देखा होगा ना, कोई भी आपको प्रैक्टिकल वर्क कराते हैं तो आपको इस सॉल्यूशन को आप तैयार करके लाइए। समस्या हो गई ना आपके लिए, तो पता नहीं आप इसमें कौन कौन सा डालेंगे, सॉल्यूशन करेंगे, इसको किस प्रकार से हम हैंडल करेंगे, पहले क्या डालना है, फिर क्या करना है, फिर इसको किस प्रकार से हमें लगाना है। साइंस में करते हैं इसमें साइंस वाले स्टूडेंट, तो इसमें स्वयं विकास का, बालक की अंतर्क्रिया स्वयं में विकसित होती है, ज्ञान में वृद्धि हो जाती है और इच्छा शक्ति को जागृत करना। अंदर से इच्छा शक्ति होती है। जो मेडिकल विभाग के होते हैं, जो बच्चे पहले तैयारी करके फिर उनको मेढक का जो चीरा लगाते हैं ना, कटवाते, बहुत से बालक तो वहीं बेहोश हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने देखा नहीं। वो भी तो एक रिसर्च है, वो भी तो एक समस्या है। पहले तो डॉक्टर खुद करवा देता, फिर कहता तुम करो इस चीज़ को। वो भी तो एक ज्ञान में एक विकसित करता है, इच्छा को जागृत करता है और रुचि में भी उसको बढ़ती है। तो बालक के अधिगम में वृद्धि करने के लिए भी बहुत लाभदायक है। कौन है? अंतर अनुशासन के लिए। इसमें पहचान, आलोचनात्मक सोच, अस्पष्टता, ये सारी आ जाती है। इसमें
विद्यार्थी के पूर्वाग्रह की पहचान में सहायक है। विद्यार्थी के पूर्वाग्रह क्या है? मैंने आपको बताया ना, उपकल्पना, हाइपोथीसिस। पहले हम बहुत से विद्यार्थी होते हैं, आजकल के छोटे बच्चे होते हैं, कहते बेटा क्या बनेगा? मैं डॉक्टर बनूंगा। आपको क्या बनना? मैं IAS बनूंगा। आप क्या बनोगे? मैं टीचर बनूंगा। उसकी वो तो कहती है पूर्वाग्रह, पूर्व में उसने सोच लिया। वो हाइपोथेसिस है कि पूर्व कल्पना, पूर्व में ज्ञान धारण करना। तो वो तो पूर्वाग्रह अपने आप को पहले ही आकलित कर लेता है कि मुझे ये बनना है। तो पूर्वाग्रह में भी अंतर अनुशासन का बहुत ही महत्व है। पूर्वाग्रह में सहायक होता है, यह विद्यार्थियों को अनुदेशन के माध्यम से समझने का प्रयास करता है तथा इसे क्या हम तक पहुंचने में, यह वर्तमान में हो रही नवीन घटनाओं, नवीन ज्ञान के उन्नति में विद्यार्थियों की अध्ययन क्षमता को सहायक है। अंतर अनुशासन उपागम में समाहित आर्थिक क्षमता, यह अनुशासन अपने लक्ष्यों को दो तरीके से, विद्यार्थियों की अंतर्दृष्टि, यह जो अनुशासन है यह दो तरीके से करता है। विद्यार्थियों की अंतर्दृष्टि की पहचान, विद्यार्थियों की अंतर्दृष्टि की पहचान, विद्यार्थियों की अंतर्दृष्टि की पहचान करना। बताया ना मैंने आपके अंदर क्या है? विद्यार्थियों की अंतर्दृष्टि की पहचान को बढ़ाने अनुशासन का योगदान है। पहचान को बढ़ाने अनुशासन का योगदान है। विद्यार्थियों की अंतर्दृष्टि को कैसे बढ़ाते हैं हम? सूझ, कोई समस्या में बालक फंस जाता है, उससे कैसे निवृत्त हो, वो भी इसमें भी तो अनुसंधान में तो हम समस्या देते हैं। कॉलर का अंतर्दृष्टि का सूझ का सिद्धांत पढ़ा होगा ना, केले टांग देता है, फिर केले को हम किस प्रकार से लूँ? अब भूख लग रही है उसको, चिंपैंजी को, तो उसने क्या किया? 2 स्टूल रखे, स्टूलों पे से आए तो छड़ी थी पास में, छड़ी पड़ी थी, छड़ी लगा ली उसने, नहीं आई छड़ी से। फिर उसने सोचा एक छड़ी और पड़ी थी, उससे छड़ी लगाई, 3-4 स्टेप में वह उसने किया। अंत में जब छड़ी ऊपर की तो केले नीचे और उसने खा लिया। सूझ का सिद्धांत उसमें हो गया। तो सूझ के सिद्धांत विद्यार्थियों में अंतर्दृष्टि की पहचान बढ़ाने में अनुशासन का बहुत ही महत्व है। आत्मदृष्टि, सूझ, अपने आप ही उपज आना कि मुझे ये कार्य करूँगा तो मुझे शायद ये मिल सकता है। तो इसमें क्या है? अंतर अनुशासन में अनुसंधान के अंतर्गत अंतर्दृष्टि की पहचान करना। अगला इसमें पॉइंट आता है, विद्यार्थियों में कई अनुशासन को एकत्रित करने की अवधारणा, विचारों को अन्य अनुशासन के संदर्भ में की रूप धारणा करना, अवधारणा को पहचानना। वो ये समस्यात्मक पूरी अवधारणा को स्पष्ट कर देता है। कौन? अंतर अनुशासन। इसमें आ जाता है अगला जो होता है आलोचनात्मक विचार व संज्ञानात्मक अंतर अनुशासन शिक्षण उन्नत आलोचनात्मक, उन्नत आलोचना, जैसे कोई भी चीज़ होती है उसमें आलोचनात्मक टिप्पणी भी तो लगती है कि आपने यहाँ, जैसे वो बताया था मैंने कि एक से ज़्यादा आप करोगे तो शायद वेरिएबल गलत आ जाएंगे आपके। आपने परिप्रेक्ष्य किस में किया था? आलोचनात्मक। आलोचनात्मक, आपकी आलोचनात्मक टिप्पणी भी हो सकती है। कैसे? 2 विद्यार्थियों का आपने अध्ययन किया, आपने एक तीसरा काम और ले लिया, तो ध्यान को एक जगह ही रखेंगे। तो गवर्नमेंट स्कूल के बालक हाई तो जा रहे हैं कौन से? प्राइवेट स्कूल के, और ध्यान भंग की जगह आपने किसने कर दिया? गवर्नमेंट स्कूल के। तो आपकी आलोचनात्मक टिप्पणी भी होगी, जिससे आप सुधार की भावना भी रखेंगे इसमें। किसमें? शिक्षा अनुसंधान में। अंतर अनुशासन में शिक्षण उन्नत आलोचनात्मक विचार, संज्ञानात्मक विचार होता है। अंतर अनुशासन अनुदेशन विद्यार्थी की संज्ञानात्मक क्षमता, मस्तिष्क आधार कौशल, मानसिक क्रियाओं को पूरा करने में आवश्यक है। अंतरशास्त्रीय अनुशासन विद्यार्थियों में निम्न योग्यताएं क्षमताएं विकसित करता है। विभिन्न परिप्रेक्ष्य, विषय, प्रकरण को भिन्न भिन्न विचारधाराओं में मस्तिष्क को
मस्तिष्क को क्या करता है, एकाग्रचित। अंतर अनुशासन के अंतर्गत संज्ञानात्मक विकास, संज्ञानात्मक विकास की ओर भी एकत्रित होता है। किसमें, अंतर अनुशासन के अंतर्गत। भिन्न भिन्न द्वंद्वात्मक अनुशासन, अंतर्दृष्टि का एकीकरण, ये भी आलोचनात्मकता में आ जाते हैं। भिन्न भिन्न अंतर्दृष्टि, अंतर्द्वंद जो चल रहा है, ये करूं नहीं करूं, ये खाऊं नहीं खाऊं, ये खाने से अगर मुझे शायद ज़्यादा खा गया तो शायद अपच हो जाएगी, और जी ललचा रहा है कितने सारे रसगुल्ले, सारे रसगुल्ले मुझे खाने हैं, अंतर्द्वंद की हो गई ना, तो वो भी इसमें बहुत ही सहायक है। आलोचनात्मक विचार व संज्ञानात्मक विचार में सहायक। द्वंद्वात्मक अनुशासन इस बात को मानने में सहायक है कि द्वंद्व के द्वारा क्या कारण, इसके क्या परिणाम होंगे, प्रश्नों के उत्तर देंगे। सर ने प्रश्न पूछा है, सही है या गलत है, उत्तर दूं या ना दूं, बालक दोनों में फंस जाएगा। इसमें ही आलोचनात्मक और संज्ञानात्मक विचार के अंतर्गत बालक दोनों में फंस जाएगा, उत्तर दूं या न दूं। अगर मेरे देने से अगर ये कार्य हुआ तो क्या होगा, और नहीं देने से नहीं दूंगा तो फिर क्या होगा। इस बीच में बालक अंतर्द्वंद में फंस जाता है, अर्थात संज्ञानात्मक अपने मस्तिष्क के ज्ञान का वो प्रयोग करता है द्वंद्व के बीच में, मेरे लिए ये सही है। इसके बाद आता है अंतर अनुशासन विद्यार्थी में सहन शक्ति उत्पन्न करने में सहायक है। इसके कई मुद्दे संबंधित हैं। जब अधिगम एक अनुशासन परिप्रेक्ष्य तक सीमित है तो स्वयं उसमें कमियों, अस्पष्टता, सहन शक्ति में सहायक है। अंतर अनुशासन, अगला जो पॉइंट है, अंतर अनुशासन सहन शक्तियों में सहायक है। विद्यार्थियों में जो सहन शक्ति है उसमें सहायक है। कौन, अंतर अनुशासन। जी हाँ, बहुत से प्रताड़ित, जैसे टीचर को उद्देश्य नहीं होता है कि बच्चों को प्रताड़ित किया जाए, उससे कभी कभी तो हम बुरा इस कारण से भी बोलते हैं कि जैसे बच्चे अपने आप में स्ट्रांग हो, मजबूत हो, सहन शक्ति करने की उसके अंतर्गत क्षमता उत्पन्न हो। ये नहीं कि किसी ने थोड़ा तेज़ बोला रोने लग गया, ये क्या मतलब हुआ, आगे जाकर क्या करेगा वो बालक, जी नहीं। तो जो अंतर अनुशासन है वो विद्यार्थियों में सहन शक्तियों में बहुत ही लाभदायक है। इसके बाद आता है अंतर अनुशासन शिक्षण संबंधी आयामों की सराहना करता है। अंतर अनुशासन इस बात पर जोर देता है कि विद्यार्थी के कुछ मुद्दे नीति आयामों से संबंधित होते हैं। नीति आयामों के अर्थ हैं अच्छे बुरे न्याय करने की क्षमता विकसित करना। नीति आयामों से संबंधित अंतर अनुशासन नीति आयामों पर भी विकसित है। तो नीति आयाम मतलब अच्छा और बुरा, ये भी अंतर अनुशासन के अंतर्गत आता है। मेरे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है, इसको भी विद्यार्थी आराम से स्वयं में समझ सकता है। अगर मैंने ये कार्य किया तो मुझे क्या दंड मिलेगा, अगर मैं सही रास्ते जाऊंगा तो शायद भविष्य में बहुत अच्छा वक्ता मैं बन सकता हूँ, भविष्य में मेरी लाइफ बहुत ही अच्छी होगी। आज हमने अनुशासन और अंतर अनुशासन के बारे में आपको स्पष्ट किया है। तो बच्चों, आज हमारी फर्स्ट इकाई पाठ्यक्रम में अनुशासन की पहल, पाठ्यक्रम में अनुशासनात्मक ज्ञान की प्रकृति और भूमिका पूर्ण हो गई। इकाई फर्स्ट आज हमारी पूर्ण हो गई। इसमें सबसे पहले हमने अनुशासन की भूमिका, अनुशासन की परिभाषा, अनुशासन का महत्व, उसके बाद पाठ्य सहगामी क्रियाएं, फिर पाठ्य सहगामी क्रिया में शैक्षिक उद्देश्य, महत्व, लाभ, योग के प्रकार, योग के महत्व, नियम, योगाभ्यास, योगाभ्यास के बाद अनुशासन के साधन, स्वरूप, ये सारी चीज़ें आपको फर्स्ट इकाई में आपको पढ़ा चुके हैं। इसके बाद हम आपको सेकंड इकाई पढ़ाएंगे। धन्यवाद।